अगले दिन राजा वहां गया जहां जियोंग हो को टॉर्चर किया जा रहा था। राजा ने जियोंग हो से पूछा कि तुमने क्या गुनाह किया है। जियोंग हो ने ताना देते हुए कहा कि मुझे ऐसे राजा से बात नहीं करनी जो अमीरों की जेब में पड़ा हो। रॉय ने उससे दोबारा पूछा कि क्या तुमने हमारी प्रजा के खिलाफ साजिश की है। जियोंग हो ने कहा कि वो कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। रॉय ने जियोंग हो से पूछा तो फिर क्या गुनाह किया है तुमने। जियोंग हो ने कहा कि मैंने सिर्फ राजा की आंखें खोलने की कोशिश की ताकि वो देख सके उसके आसपास मंत्री और उसकी प्रेमिका क्या कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर रॉय समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने जियोंग हो को बेकसूर बताकर आजाद करवा दिया। मंत्रियों ने विरोध किया लेकिन रॉय ने कहा कि राजा मैं हूँ, समझे, तो थोड़ा शांत। उसका ये बड़ा कदम देखकर जियोंग हो को एहसास हुआ कि शायद अब असली राजा लौट आया है। उस दिन राजा ने रानी से मिलने की कोशिश की लेकिन रानी के दरबान ने ऐसा होने नहीं दिया। तभी जासंग ने अपना जूता बहुत दूर फेंक दिया और दरबान जब जूता उठाने गया तो रॉय रानी के महल में घुस गया। रानी पहले ही अपने भाई से सारी बात सुन चुकी थी और अभी वो बहुत खुश थी। रॉय ने कहा कि इस काम को पूरा करने के बदले में मुझे आपकी मुस्कुराहट तो मिल ही सकती है। लेकिन तभी गार्ड वहां आ गया और बार बार दखल देने लगा। रानी बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। राजा जब जूता पहन रहे थे तो दरबान ने उनके हाथ में कुछ अजीब सा देखा जिससे उसे शक हो गया। जब उसने बात मुख्यमंत्री को बताई तो उसने बात टाल दी। कहा कि तुम चिंता मत करो, चिल करो, एकदम काम करो अपना। अब रॉय अपने मन में रानी के लिए चीजें महसूस करने लगा था। उसने रानी को एक खास खत भेजा जिसमें लिखा था कि अपना ध्यान रखो। राजा की ये बात रानी के दिल को छू गई और वो मुस्कुरा दी। तभी ग्यून रॉय से मिलने आया। वो गुस्से में था कि रॉय ने जियोंग हो को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ क्यों दिया। वो इस तरह नियम नहीं तोड़ सकता। तुम राजा हो पर इस तरह नियम तोड़ोगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन रॉय ने कहा कि राजा ने जो फैसला लिया वो लिया। इस बात से ग्यून को इतना गुस्सा आ गया कि वो रॉय को इस बार मारने लगा। लेकिन तभी खाना बनाने वाली वो लड़की वहां आ गई। उन दोनों ने तुरंत अपनी जगह बदल ली। लेकिन फिर पता चला कि वो दोनों तो पहले ही सही जगह पर बैठे थे। अब ग्यून उस लड़की के सामने तो रॉय को नहीं मार सकता था। तो रॉय ने मौका देखकर ग्यून को वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद वो चिढ़कर वहां से चला गया। वो लड़की सावोल रानी की एक चिट्ठी लेकर आई थी जिसमें उसने कहा था कि वो राजा से मिलना चाहती है। रॉय ये देखकर बहुत खुश हो गया लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका ये चुलबुलापन, उसका कविताएं पढ़ना, सब कुछ दरबान देख रहा था। दरबान को अब तो बहुत शक हो गया। उस रात जब राजा रानी से मिलने गया तो दरबान ने उसे ध्यान से देखा। उसके चलने का तरीका कुछ जाना पहचाना सा था। दरबान को याद आया कि ये तो कुछ कुछ उस आदमी जैसा है जिसे मैंने उस दिन सभा में नाचते हुए देखा था। उसे शक हो गया कि कहीं ये हम शक्ल तो नहीं। उधर रॉय रानी से मिलने गया। रानी उनके पहले बिताए हुए पलों को याद कर रही थी और रॉय ने रानी को अपनी ही लिखी हुई कविता सुनाई। तभी दरबान वहां आया और अपनी तलवार राजा की तरफ तान दी, ये कहकर कि तुम एक बहरूपिये हो, असली राजा नहीं। रानी को दरबान के इस इल्जाम से गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं अपने पति को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। लेकिन दरबान ने कहा कि अगर मेरा इल्जाम गलत हुआ तो मुझे चाहे जान से मार देना। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो रानी ने राजा से पूछा कि मेरे शरीर पर लाल निशान कहाँ है। रॉय ने पिछली रात जब रानी आई थी तब उसकी छाती पर वो निशान देखा था तो उसने सही बता दिया। रानी को पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरा पति है। जिसके बाद रानी ने दरबान को तुरंत तलवार हटाने को कहा। क्योंकि दरबान गलत निकला था तो वो तैयार हो गया कि मुझे मौत की सजा दो। लेकिन रॉय ने उसे थप्पड़ मार के रोक दिया। कहा कि चल निकल यहाँ से, कोई सजा नहीं मिलेगी तुझे। लेकिन रानी अभी भी गुस्से में थी और उसने कहा कि सजा तो मिलेगी। रॉय ने उसे शांत करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं डार्लिंग, छोड़ दो इसे। इससे पहले रॉय बात को संभाल पाता दरबान पानी में गिर गया और डूबने लगा। लेकिन रॉय ने फिर भी उसे बचा लिया। जब दरबान की आंखें खुली तो लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया है। लेकिन सामने सावोल को खाने के साथ देखकर उसे समझ आया कि वो अभी भी जिंदा है। सावोल ने बताया कि राजा ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए और कहा है कि आके अपनी तलवार वापस ले जाना। जब दरबान रॉय से मिलने गया तो सजा की उम्मीद कर रहा था लेकिन रॉय ने उससे बड़े ही प्यार से बात की। रॉय ने उसे उसकी तलवार लौटाई और वापस काम पर जाने के लिए कहा। राजा के इस अच्छे बर्ताव से दरबान बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके खुशी के आंसू फूट गए और अब वो रॉय का पूरा वफादार बन गया था। दूसरी ओर असली राजा ठीक हो गया था। ग्यून ने उसे सब कुछ बताया, उसकी प्रेमिका की चाल, मंत्रियों की चालाकियां और रॉय को राजा बनाकर उसकी जगह पर बैठाना। लेकिन राजा ने फैसला किया कि अभी कुछ नहीं करना मुझे। राजा ने ग्यून से कहा कि फिलहाल तो रॉय से छुटकारा पाना होगा। अचानक इस बात से ग्यून सोच में पड़ गया। उसने ग्यून से पूछा कि तुम्हें रॉय की चिंता है क्या। ग्यून ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहेंगे मुझे करना होगा। ये कहकर वो राजा के आदेश का पालन करने लगा। वहीं मंत्रियों को शक हो गया कि ये आदमी राजा का हम शक्ल है। अगले दिन राज्य सभा हुई। सभी मंत्री और बहुत से दूसरे लोगों ने ये मांग रखी कि रानी को उनके पद से हटा दीजिए क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने राजा के खिलाफ चाल चली थी। रॉय ने रानी की तरफदारी की लेकिन लोग जिद पर अड़े हुए थे। गृह मंत्री ने राजा को उसका पहले किया हुआ वादा याद दिलाया। आप तो रानी को हटाकर अपनी प्रेमिका से शादी करने वाले थे जिसके पेट में आपका होने वाला बच्चा पल रहा है। ये देखकर कि सब लोग जिद पर अड़े हैं, रॉय ने कहा कि वो रानी को पद से हटा देगा लेकिन रानी का पति होने के नाते वो खुद भी पद से हट जाएगा और राजगद्दी तुम लोगों को ही मुबारक हो। लेकिन लोग उसके पैरों में गिरने लग गए। लेकिन अब रॉय को इस बड़े से महल में भी घुटन होने लगी थी।
वो अब इन मंत्रियों की चालों, लोगों की मांगों और बेगुनाह रानी के बीच फंस चुका था। खैर रात को मंत्रियों को इस बात का सबूत मिल गया कि सच में 2 राजा हैं, एक हमशक्ल है। उन्होंने नकली राजा को जहर देने का फैसला किया और एक औरत को इस काम के लिए तैयार किया। तभी रानी तक खबर पहुंच गई कि महल का राजा एक बहरूपिया है और उसकी छाती पर राजा जैसा निशान नहीं है। रानी ने इस बात का सबूत देखना चाहा। उस रात रानी राजा के कमरे में आई और साथ सोने की जिद करने लगी। रॉय ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी ने जबरदस्ती उसके कपड़े हटाए और छाती पर निशान सच में नहीं था। जिसके बाद रानी ने कहा कि जल्दी से मुझे सच बताओ। कोई रास्ता तो था नहीं, तो रॉय ने सब कुछ सच बता दिया। रानी ने जब ग्यून से पूछा तो ग्यून ने कहा कि ये सब असली राजा को पता है, उन्होंने ही कहा कि चलने दो। तब रानी ने पूछा कि मेरे भाई को किसने बचाया, जिस पर ग्यून ने उसे बताया कि जो भी रॉय ने आपके और लोगों के लिए किया वो सब कुछ उसका अपना फैसला था, उसमें राजा का कोई हाथ नहीं। उस रात ग्यून रॉय से मिला और पूछा कि वो भागा क्यों नहीं, जब उसे पता था कि उसे मार दिया जाएगा। रॉय ने कहा कि मैं रुका क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। ये सुनकर ग्यून ने एक बड़ा फैसला किया। राजा की बात ना मानते हुए ग्यून ने रॉय को 20 सिक्के दिए और कहा कि कल रात तुम यहाँ से भाग जाओगे, ठीक है। तभी सावोल भी वहाँ गई। रॉय ने सावोल को वो सिक्के दे दिए और कहा कि रख लो। उसने ग्यून से कहा कि इस लड़की की माँ को ढूंढना और इन दोनों को जरूर मिलवाना, ठीक है। रॉय ने कहा कि राजा के तौर पर ये मेरा आखिरी आदेश है, मान लेना इसे भाई। सावोल खुशी खुशी वहाँ से गई। तभी एक दासी ने सावोल को एक मिठाई दी। उसने कहा कि इस मिठाई को सावोल अपने मुंह में रखे और राजा के खाने में मिला दे खाने की जांच के दौरान। जब सावोल ने पूछा कि इस मिठाई में है क्या, तो दासी ने कहा कि मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग हम दोनों को मार देंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अब सावोल सोच में पड़ गई। उस रात रानी और रॉय एक आखिरी बार मिले। रानी ने पूछा कि रॉय ने उसके भाई को क्यों बचाया। रॉय ने कहा ताकि वो रानी के चेहरे पर मुस्कान देख सके। साथ ही वो रानी को अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। अगली सुबह मंत्रियों ने कहा कि हमें मिंग राज्य को सोने चांदी के सिक्के भेजने चाहिए। रॉय ने वैसे ही हामी भर दी जैसा उसे बताया गया था। फिर उन्होंने 2000 सिक्के और कुछ सिपाही उपहार के रूप में भेजे। एक मंत्री का कहना था कि ऐसा करने से उनका अपना राज्य खतरे में पड़ सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वो लोग चाहें तो हमें आज ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा था रॉय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर भी आदेशों का पालन करते हुए हामी भरता रहा। और जब कुछ ज्यादा ही सोना चांदी देने की बात होने लगी तो रॉय चुप नहीं रह पाया। उसने पूछा कि आखिर ये देश है किसका? अगर हम खुद को बचा ही नहीं सकते तो पूरा देश ही दे देते हैं मिंग साम्राज्य को। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? जब गृह मंत्री ने बहस करने की कोशिश की तो रॉय ने उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सोने चांदी के साथ साथ हमारे सैनिक भेजना चाहते हो, हमारे लोग उनके लिए अपनी जान क्यों दें? राजा प्रजा का बाप होता है। मैं अपने देश की औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ कैसे कर सकता हूँ? और अंत में राजा ने पूरी तरह से सैनिकों को मिंग राज्य में भेजने से साफ इनकार कर दिया। अब रॉय नाश्ता करने आया और सावोल को उसके खाने में जहर डालने के लिए कहा गया था। सावोल ने खाना चखा, फिर रॉय ने खाना शुरू किया, लेकिन पहली बुर्की खाते ही उसने देखा कि सावोल बहुत उदास है। सावोल रोने लग गई। जब रॉय ने पूछा कि क्या हुआ, उसने सर उठाकर कहा कि राजा की उम्र लंबी हो और खून की उल्टियां करने लग गई। रॉय उसे बचाने भागा, सावोल को उठाया और डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर की बहुत कोशिश के बाद भी सावोल बच नहीं पाई। इस बात से रॉय पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने सावोल से वादा किया था कि वो उसे उसके परिवार से मिलवाएगा। और उस दिन लोगों ने पहली बार एक राजा को एक नौकर के लिए रोते हुए देखा। ये दुख जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसने दासी को देखा तो दासी ने सच उगल दिया कि ली ने मुझे कहा था, ये करने के लिए मजबूर किया गया मुझे। रॉय ने उसे फटाक से जेल में डालने का आदेश दिया। ग्यून ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन रॉय कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उस आदमी को पूरी रात टॉर्चर किया गया ताकि सारे नाम निकलवाए जा सकें। उसका आरोपी के लिए ये गुस्सा देखकर सभी मंत्री बहुत डर गए। उन्होंने राजा के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर गृह मंत्री कहने लगा कि ये राजा नकली है। दासी ने बताया कि राजा की छाती में जो तीर का निशान था वो अब नहीं है। इसी के साथ सभी मंत्री राज्यसभा में इकट्ठा हो गए। रॉय और ग्यून राजा के दरबार में खड़े थे। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। ग्यून ने रॉय को यहाँ से भागने के लिए कहा, लेकिन रॉय ने कहा जब तक वो सावोल की मौत का बदला नहीं ले लेता वो नहीं जाएगा यहाँ से। जिस पर ग्यून ने रॉय से कहा कि तुम्हें असली राजा होना चाहिए। अगर तुम सावोल और बाकी गरीब लोगों को न्याय दिलाना चाहते हो तो तुम्हें ही असली राजा बनना होगा। ग्यून ने नौकर को आदेश दिया कि पिछले 2 हफ्ते के राज्य के सभी दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाएं। मंत्री और गुस्से भरी प्रजा महल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने असली राजा को मारने के लिए भी कुछ गुंडे भेज दिए थे। जब वो महल में पहुंचे, ग्यून ने उन्हें राजगद्दी की इज्जत के लिए रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। वो राजा के कमरे में घुसना चाहते थे कि राजा ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। राजा कुछ बोले उससे पहले ही उन्होंने अपनी तलवार राजा पर तान दी। उनमें से एक ने राजा की छाती से कपड़ा हटाकर देखा तो सब हैरान रह गए। वहीं वो हत्यारे भी हैरान थे, क्योंकि राजा वहाँ था ही नहीं। राजा महल में है और वो निशान उसकी छाती पर। अब पता चलता है कि रॉय राजा बनने के लिए नहीं माना था, क्योंकि फौज की मदद से राजा बनने के लिए उसे बेकसूर लोगों की जानें लेनी पड़ती। इसके बदले में वो असली राजा को लाने चला गया। छाती पर निशान देखकर सब लोगों ने राजा के सामने सर झुका लिया, सिवाय कुछ असली देशद्रोहियों के। राजा ने उन्हें तुरंत जेल में डालने का आदेश दिया और इस तरह राजा के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र भी खत्म हो गए। रॉय और दरबान अब महल से थोड़ा दूर थे। दरबान ने अपनी तलवार निकाली। रॉय को लगा कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन दरबान ने बंदरगाह की तरफ इशारा किया और उसे भागने को कहा।
कहा। रॉय थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर भागने लगा। दरबान के लिए वही राजा था और वो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार। जल्द ही हत्यारे आए और रॉय को मारने की तैयारी करने लगे। इस बार इन लोगों को राजा ने भेजा था, लेकिन दरबान वहां उसे बचाने खड़ा था। उन हत्यारों ने दरबान पर हमला किया और दरबान ने भी जबरदस्त मुकाबला करते हुए उनमें से कुछ को मार डाला, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। उसकी चीख सुनकर रॉय वापस मुड़ गया, लेकिन अब दरबान के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो रॉय के पैर छू कर वहीं मर गया। उसके बाद रॉय एक नाव में वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी उसने किनारे पर ग्यून को देखा, जो रॉय को आखिरी बार अलविदा कहने आया था। रॉय को लगा कि शायद उसने सच में कुछ अच्छा किया होगा, क्योंकि कुछ लोग तो उसे अपना असली राजा मान बैठे थे।